So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल देखा, या कहें फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स हम लोगों ने अच्छे से देखा और उसी का रिवर्स हम लोगों ने नॉन मेटल में कर दिया। और कुछ एक्सेप्शन भी थे, जिस तरीके से तुम्हें बताया गया कार्बन जो है, कार्बन के दो एलोट्रोप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट सब्सटेंस जिसे हम जानते हैं वो है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होना चाहिए था मेटल को, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल है। उसी तरीके से एक हमारा सब्सटेंस है, एलोट्रोप है कार्बन का ग्रेफाइट, जो कि है तो नॉन मेटल लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम है तो मेटल लेकिन वो नाइफ से कट जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल एक्सेप्शन भी काफ़ी देखे थे, एक्सेप्शन दिमाग में रखना अपने, ठीक। तो आज उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग देखेंगे अपने नॉन मेटल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आते हैं अपनी पीपीटी पर क्या क्या डिस्कस करना है। तो ये रहा अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आज हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देखनी है, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब हम मेटल्स को एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे, मतलब जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे, तब क्या होगा हम देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। जब हम मेटल्स को वाटर में रिएक्शन कराएंगे, मतलब उसके साथ बढ़ेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा बम फूटेगा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आज क्या कवर करने वाले हैं, बहुत दो टॉपिक्स, ओनली 2 टॉपिक्स। तो इसमें बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर रहे हैं एक दिन में, जिससे तुम्हें डाइजेस्ट करने में आसानी हो। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ करके छोड़ा था, ठीक है। अब आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. हम लोगों ने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी के दम पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज कर नहीं पा रहे थे, उसमें बहुत एक्सेप्शन दिख जा रहा था। तो बुक का कहना है, एनसीईआरटी का कहना है कि भाई साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ बच्चों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया जाए। तो चलते हैं, बताएंगे। एक्टिविटी 3.8, टेक अ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है, तो क्या कह रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन ले लो एंड सम सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एसेस फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। कह रहे हैं मैग्नीशियम रिबन जलाओ और उसको जलाने से जो तुम्हें ऐश फॉर्म हुई है, जो तुम्हें राख फॉर्म हुई है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और उसके बाद ब्लू एंड लिटमस पेपर लो और टेस्ट करो। टेस्ट नहीं करना है भाई साहब, नहीं तो उठा करके टेस्ट कर लो उसका चूरन, नहीं, टेस्ट करना है कि वो जो तुम्हारा ऐश फॉर्म हुआ है वो एसिड है कि बेस है। ध्यान रखो, ब्लू लिटमस पेपर जो है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर सोल्यूशन में डालने पर वो रेड हो जा रहा है, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और रेड लिटमस पेपर रहे हैं और अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, वो बेस है, ठीक बात। ये बहुत पुरानी बात है, बेसिक बात है, जो पहले भी तुम पढ़ चुके हो। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। और हमें चेक करना है जो हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन का वो ऐश फॉर्म किया है, जिसको वाटर में मिलाया है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये काम करना है। अगला, नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। अब हमको चाइना डिश अपनी लेनी है, ठीक है। चाइना डिश जानते हो, वाइट कलर की होती है। उसमें क्या करना है, सल्फर पाउडर को जलाना है।
और उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दो, जिससे उसकी जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, उसका धुआं जो निकल रहा है उस टेस्ट ट्यूब में जा करके कलेक्ट हो जाए। ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। अब उस टेस्ट ट्यूब जिसमें सल्फर पाउडर का फ्यूम आया हुआ है उसमें कुछ वाटर डाल के शेक कर लो अच्छे से। टेस्ट दिस सोल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इसको चेक करो ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से और फाइंड करो कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक? कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? तो हम लोग आगे जब इस सेक्शन को आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कि एसिडिक फॉर्म हो रहा है वो सोल्यूशन कि बेसिक फॉर्म हो रहा है। ठीक, फिलहाल इसको एक बार रीड कर लेना। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सॉरी ये जो आज हम पढ़ाएंगे ये कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी 3.8 में आना और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है देखो क्या तुम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो होमवर्क टाइप का ये रहेगा। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। कह रहे हैं जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। मतलब वाटर से मिलने के बाद ज़्यादातर नॉन मेटल एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। और जो मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो बेसिक नेचर के हो जाते हैं। तो यहाँ सर एक हमको प्रॉपर्टीज़ मिल रही केमिकल प्रॉपर्टी कि जो नॉन मेटल्स हैं, ज़्यादातर नॉन मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, जब हम वाटर में वो डिज़ोल्व होते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? एसिडिक ऑक्साइड मिल रहा है, एसिड नेचर का हमें वो सोल्यूशन मिल रहा है। और मेटल्स के साथ बेसिक नेचर का हमें सोल्यूशन मिल रहा है। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग मेटल ऑक्साइड देखेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे कल के थे, आज हो जाने चाहिए भाई। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम लोग देखने चल रहे हैं अब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4. फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स: एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। तो इन सब के हमें ये करना है, कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेना है इन सब मेटल्स। अब आज का अपना पहला टॉपिक जो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। बहुत ही ध्यान से भाई साहब सुनो, क्योंकि केमिस्ट्री जो है अगर इसमें थोड़ा भी तुम दिमाग भटकाए इधर उधर तो पूरा का पूरा ऊपर से जाने लग जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा ऊपर से जाएगी, थोड़ा भी नीचे नहीं आएगी। इस वजह से एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं और तुम लाइन बाय लाइन समझते चलो। और जहाँ कहीं दिक्कत हो उसको अंडरलाइन कर लो, शाम को पूछ लो कि सर जी यहाँ पर कुछ अभी कन्फ्यूजन है हमें। ठीक, You have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with dazzling white flame. ठीक है, अगर स्कूल में तुम्हें कराया गया होगा ये एक्टिविटी 3.8 तुम देखे होगे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया है तो वहाँ से एकदम वाइट कलर की, ठीक है, जैसे फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी जब जलती है तो वाइट कलर की उसमें से क्या निकलती? स्पार्क जैसे निकलते हैं। ठीक, उसी तरीके से इस मैग्नीशियम रिबन के साथ भी वाइट फ्लेम एकदम निकल रहा है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? क्या इसी तरीके से सब मेटल रिएक्ट करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं हर सिचुएशन को, ठीक है, हर इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को, वैसे ही मेटल्स भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कबीरदास जी थे, कबीरदास जी अगर कोई ख़त्म हो जाता था, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो जाकर के रोते नहीं थे, वहाँ जाकर के हंसते थे कि अरे वाह इसका तो मिलन हो गया, ऊपर वाले से इसका मिलन हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आम जनता क्या करती है? रोने लगती कि अरे हमारे सगे संबंधी हमको छोड़ करके चले गए। तो उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में, उसी तरीके से मेटल की भी भाई अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनका रिएक्शन भी अलग अलग तरीके का होगा। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करने चल रहे हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन के लिए कह रहा है मतलब गॉगल्स वगैरह पहन लो, जिससे कि आँख में, क्योंकि जो भी उससे स्पार्क निकलेंगे, जो भी उससे लाइट निकलेगी वो बहुत ही तीखी होती है, मतलब हमारे आंखों के लिए तीखी होती है, वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस वजह से आई प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल
taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples. कह रहे हैं जो हम लोगों ने सैंपल लिया अल्मीनियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सबको क्या करना है, हमको फ्लेम के पास लेके जाना है और एक एक करके क्या करना है, जलाना है. कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, और उससे कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है. प्रोडक्ट का मतलब यही है, अगर ऐश निकल रही है, अगर उससे कुछ ऐश निकल रही है, गिर रही है, तो उसको कलेक्ट कर लो. लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन. अब क्या करो, जो प्रोडक्ट निकला हुआ है और जो मेटल की हमारी सरफेस है उसको कूल डाउन होने दो, थोड़ा सा ठंडा होने दो. विच मेटल्स बर्न इजिली. अब हमें पता करना है कि कौन सा मेटल, अल्मीनियम है, यहाँ पे कितने मेटल्स हम लोगों ने लिया है, तो लिया है हम लोगों ने क्या 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 लिया है, यहाँ पर लिया है अल्मीनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम. इन सब मेटल्स में कौन सा ऐसा मेटल है जो कि जल्दी जल गया. What flame color did you observe when the metal burned? तुमने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरीके की फ्लेम निकल करके आ रही है. How does the metal surface appear after burning? जलने के बाद मेटल की जो सरफेस है, जैसे मैग्नीशियम की हमने रिबन जलाई, तो मैग्नीशियम की जो रिबन है जलने के बाद अब वो कैसी दिख रही है, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की या फिर रेड कलर की. अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट किया, कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आए, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में उसको जलाया गया, वो फटाफट जल करके राख हो गया. और कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम जला ही रख रहे हैं लेकिन वो जल ही नहीं रहा है, बहुत धीमे रिएक्ट कर रहा है, तो ये करना है. आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर. और जो भी एशेज निकली हुई है हमें चेक करना है कि जो एशेज निकली हुई है क्या वो हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जा रही है या फिर नहीं. ठीक, तो एक्टिविटी है. अब एक्टिविटीज़ क्या रिजल्ट निकला है ये देखते हैं. अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो तुमको याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हैं जो समझ जाओ अच्छे से. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है. ऑलमोस्ट ऑल मेटल मतलब लगभग सभी मेटल्स जो हैं, लगभग सभी मेटल्स हैं, वो ऑक्सीजन से मिल करके मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. ये रिएक्शन लिखी है, मतलब थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में लिखा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन. जितने भी मेटल हैं वो लगभग मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के मेटल ऑक्साइड बना देते हैं. तो इसको याद रखना, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर. जब कॉपर को हम एयर में हीट कर रहे हैं, भाई एयर में हीट कर रहा है, ऑक्सीजन है, तो कॉपर जब ऑक्सीजन से मिलेगी, कॉपर एक मेटल है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, ये कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना देगी, कॉपर ऑक्साइड. और इसका ये क्या है, इक्वेशन है 2Cu. Cu कॉपर की क्या होता है, सिंबल होता है. 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO. अब इसको कैसे बैलेंस वगैरह करते हैं ये सब तुम प्रीवियस चैप्टर में सीखे होंगे, उसको तो हम पढ़ाए नहीं. आई होप आता होगा, नहीं आता तो बताना, इस चैप्टर के बाद फिर उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. ये कैसे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 कैसे आ गया, ये O2 क्या है. तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल अगर आता है तो ठीक है, वरना फिर लर्न करो इसे, और इसके बाद जब वापस से हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे. ठीक है, सिमिलरली अल्मीनियम फॉर्म्स अल्मीनियम ऑक्साइड. अल्मीनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, अल्मीनियम एक मेटल है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, तो वो क्या देगा, अल्मीनियम ऑक्साइड देगा. तो यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये इसका फॉर्मूला है 4Al इक्वेशन. 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3. ठीक, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है ये तुम्हें याद रहनी चाहिए भाई, ये तुम्हें क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड एक मेटल है, सॉरी एक
मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड है, देखो ये है कॉपर मतलब मेटल और ये ऑक्साइड मतलब यहाँ पर मेटल प्लस ऑक्सीजन हुआ है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ठीक, समझो ध्यान से। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड कहाँ से मिला हमें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिला है, कॉपर ऑक्साइड मिला है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का एसिड है, जब रिएक्ट कराए थे तो चैप्टर 2 में कह रहा रिकॉल करो चैप्टर 2 में क्या हुआ था। वी हैव लर्न, ठीक है, तो चैप्टर 2 में जरा जाओ और वहाँ पे देखो कि कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराए थे तो क्या हुआ था, देख करके हमें बताना सामने। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अभी कुछ देर पहले तुम्हें बताया था जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अभी बताया कुछ देर पहले। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। Such metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxide। amphoteric oxide ये important है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जनरल तौर पे देखा जाए तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये सब क्या हैं, ये सब दोनों से रिएक्ट करते हैं। ये दोनों नेचर के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। ठीक है, और एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। फिर से समझ लो क्या बोल रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के हैं, सॉरी एसिडिक नेचर, वो हमारे एसिडिक नेचर के हैं। लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि दोनों से ही रिएक्ट कर जाते हैं, दोनों ही नेचर के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, और वो इनसे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो बता देना ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर के हों और एसिड और बेस से रिएक्ट करने के बाद वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करें, तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है भाई साहब, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, इतनी जल्दी आता नहीं है, इसे लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं और कई बार उसी लाइन को अच्छे से समझा रहे हैं। तो भाई साहब एकदम 2x की स्पीड में मत देखो, देख रहे हो तो ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार ये जो HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है। तो एक बार देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये यहाँ बता रहा है कि किस नेचर का होता है, बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है। तो सबसे पहले वाले केस में किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, एक एसिड से करवा रहे हैं। तो यहाँ देखो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड मीन्स ये एक सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर भी लिए हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे लिए हैं, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सोडियम एल्यूमिनेट मतलब एक सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ठीक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्लियर हो गया। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि दोनों नेचर के होते हैं, एसिडिक बेसिक नेचर के होते हैं, और जब एसिड बेस से रिएक्शन उनका होता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। आगे चलते
मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स, अब कुछ और मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स मतलब ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ध्यान रखना, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं ज़्यादातर हमारे मेटल ऑक्साइड्स। इसी का अपोजिट हो जाएगा कि ज़्यादातर नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो सोल्यूबल हैं वाटर में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ दीज, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एल्कालिस फॉर्म करते हैं। अब एल्कालिस क्या है, कल के वीडियो में हमने बताया था, तो अगर सही से देखा है तो एल्कालिस क्लियर होगा, नहीं पता है तो वीडियो को देखो, वीडियो में समझ में आए तो शाम को पूछो। सोडियम ऑक्साइड, तो एल्कालिस थोड़ा सा समझना, ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक वर्ड को जब तक नहीं समझोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कालिस एज फॉलोज। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दो ऐसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो करके क्या फॉर्म करते हैं, एल्कालिस फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर L लिखा हुआ है, L मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये S मीन्स होता है सॉलिड फॉर्म में, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, पोटेशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। तो जब इनका रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक क्या है, एल्कालिस है। तो यहाँ से इस वाले सेगमेंट से क्या क्लियर हुआ कि जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में नहीं मिलते हैं। बच्चा यही सब केमिकल प्रॉपर्टी है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से ध्यान में रखो। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं ज़्यादातर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड हैं, कुछ ही हैं, जैसे यहाँ पर दो दिए गए हैं, सोडियम ऑक्साइड और हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल हो करके एल्कालिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पहले वाले में जब सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तब हमें मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल रहा है तो हमें मिल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलो, आगे चलो। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. एक्टिविटी 3.9 में हम लोगों ने देखा कि जितने भी मेटल्स हैं एक रेट से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ जल्दी जल जाएंगे, कुछ देर में जलेंगे। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि मेटल जो हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम है, इनका जो रिएक्टिविटी वो होता है, तरीका जो होता है बहुत ही विगरस होता है। विगरस मतलब होता है कि ये मेटल जो हैं ये ऑक्सीजन से इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आग लग जाती है। तो पोटेशियम और सोडियम इनको बहुत ही केयर से हमें रखना पड़ता है, वरना पूरा का पूरा घर तहस नहस हो सकता है। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. तो इनको हम खुले में नहीं रखते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में दबा करके रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से विगरसली रिएक्ट करते हैं। विगरसली रिएक्ट करते हैं मतलब कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में ये आए वैसे ही धमाका हो जाता है। तो इस वजह से इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with thin layer of oxide. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे मेटल्स की सरफेस होती है, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड की जो सरफेस होती है, इसको हम क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। जैसे ये भी हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करने पाए, क्योंकि रिएक्ट करेंगे फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा।
द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, तो उससे क्या होता है और ज़्यादा ऑक्सीडेशन उस मेटल का नहीं हो पाता है। Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. Copper does not burn, but hot metal is coated with a black colored layer of copper 2 oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. तो इस आर्टिकल से ये जो पैराग्राफ दिया है इससे हमें ये क्लियर हुआ कि अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी स्टेज होती है। पोटेशियम और सोडियम ये बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे, तो इनको हम लोग केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, उसमें बंद करके रखते हैं जिससे कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। कुछ हमारे पास मेटल हैं एल्युमिनियम, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, इनके ऊपर हम क्या करते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्सीडेशन कर देते हैं जिससे कि इन मेटल का और ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो, ये मेटल क्या रहें प्रोटेक्ट रहें उस आयरन ऑक्साइड और जो ऊपर ऑक्साइड की लेयर लगा देंगे। वो एक क्या काम करती है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करती है। फिर हम लोगों ने इसमें देखा कि जो हमारा मेटल है वो अच्छे तरीके से हीट करने पर क्या होता है रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उतना रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब मेटल का वो जो हमारी आयरन फाइलिंग्स थी उसको हम फ्लेम पर डालेंगे तो वो स्प्रिंकल करेगी, मतलब वो रिएक्ट कर जाएगी। मतलब मेटल का जब हम छोटा छोटा पार्ट कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे तब जा करके वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर। ठीक बात। यहाँ पे लिखा है कॉपर बर्न नहीं होता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड उस पर लगाने पर फिर वो कॉपर मेटल जो होता है वो रिएक्ट करने लग जाता है। सिल्वर और गोल्ड तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन में कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा, मतलब सिल्वर और गोल्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भले ही ऑक्सीजन के संपर्क में उसे कितनी ही बार लाया जाए। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब डू यू नो जो है इसको जरा पढ़ लेना तो, ठीक है, डू यू नो अपने आप से पढ़ना क्योंकि ये तुमसे पूछ रहा है क्या तुम जानते हो। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of samples of metal taken here. एक्टिविटी 3.9 में हमने देखा कि जितने मेटल्स हम लोगों ने लिया था सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल कौन सा था, सोडियम। The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. जो हमारा मैग्नीशियम था वो less vigorous था, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं था। But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper और lead. मतलब यहाँ से मैग्नीशियम और सोडियम तो क्लियर हो गया कि सोडियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक है, उसका रिएक्टिव जो तरीका है, जो उसका रिएक्टिव का टाइम है वो बहुत ही कम है, बहुत जल्दी वो रिएक्ट करता है। लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है वो लेस विगरस होता है, धीरे धीरे रिएक्शन होता है उसमें। और लेकिन ऑक्सीजन में बर्न करने से जिंक, आयरन, कॉपर और लेड का जो रिएक्टिविटी टाइम है वो हमें अभी नहीं पता चल रहा है। लेट अस सी some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals. कह रहे हैं अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या रिएक्टिविटी स्टेज है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, कौन से कम, कौन सा बीच में। ठीक, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि सोडियम सबसे तेज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर। मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, बीच में कौन आएगा ये चीज़ हमने देखना है अगले टॉपिक में। एक टॉपिक और जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, इसको आज हम लोग कवर करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करा चुके, अब हम लोग रिएक्ट कराएंगे मेटल को वाटर से। कॉजन दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर्स असिस्टेंट। बिना टीचर कुछ हो ही नहीं सकता है ज़िंदगी में ना भाई, गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचर असिस्टेंस चाहिए। ठीक है भाई। कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 3.9। जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी 3.9 में जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, लेड, सोडियम, पोटेशियम ये सब लिया था, फिर से ले लो।
पुट सम स्मॉल पीसेज ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद वाटर। कह रहे हैं अलग अलग बीकर लो, जितने मेटल हैं तुम्हारे पास, बीकर में उस मेटल को डाल लो और हाफ फिल्ड वाटर कर दो, आधा आधा गिलास पानी भर दो। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। कह रहे हैं कि सभी में कोल्ड वाटर भर दो और बताओ कि किसमें जल्दी रिएक्टिविटी हुई, उसको एक इंक्रीजिंग फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या कोई ऐसा भी मेटल है जो कि आग लगा दी वाटर में, ठीक है, तो ये भी बताना है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई ऐसा मेटल था जो कुछ देर में क्या हुआ, हमारे वाटर के सरफेस पे आ गया और वहाँ फ्लोट करने लग गया। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर, और जिसने रिएक्ट नहीं किया अब उनको बाहर निकालो और बीकर में डालो और इस बार गर्म पानी डाल दो, अब तो रिएक्ट करवा के ही छोड़ेंगे। फॉर द मेटल्स that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3 and observe their reaction with steam। कह रहे हैं हॉट वाटर से हो गया हो तो ठीक है उस मेटल का रिएक्शन, अगर नहीं हुआ है तो अब एक नया तरीका आ रहा है, एक एकदम खतरनाक तरीका आ रहा है कि अब रिएक्शन को करा के रखेंगे। तो एपरेटस जो फिगर 3.3 में शो कर रहा है उसका एक सेटअप बनाना है और वहाँ पर हमको मेटल का रिएक्शन स्टीम से कराना है। भाई स्टीम भी एक प्रकार का वाटर है, वाटर इन द गैसियस फॉर्म, तो उसको कराना है। विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, अब भाई साहब कुछ तो एकदम ढीठ मेटल हैं जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं किए, तो उनका नाम लिख दो अब, और उनको यातना हम नहीं दे सकते और प्रताड़ना उनको हम नहीं दे सकते। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को उन मेटल की रिएक्टिविटी लिख लेनी है, ठीक है। ये देखो एपरेटस बनाए हुए हैं, ठीक है, एपरेटस किस तरीके से बनाए हुए हैं दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो बर्नर लगा दिए हैं, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगाए हैं, यहाँ पर क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लगाए हैं। ये ग्लास फुल सूक्ड इन वाटर, ये वाटर का थोड़ा सा वाटर का फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर मेटल सैंपल है, ये यहाँ से जलने के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, मेटल का जो फ्यूम है वो यहाँ पर जाएगा इस नली से, और उसके बाद यहाँ पर जो इसकी गैस निकल रही है, फ्यूम्स निकल रहा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो ट्यूब होती है इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। ये कॉर्क है हमारा, बर्नर जानते हो, स्टैंड वगैरह भी जानते हो, ठीक। आगे चलो क्या लिखा, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो ये पुरानी ही बात कह रहे हैं कि जब मेटल को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे थे तो मेटल ऑक्साइड बन रहा था, उसी तरीके से जब हम लोग मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। भाई देखो मेटल प्लस ऑक्साइड था, तो मेटल ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन सिर्फ हो रहा था, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन अब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ऑक्सीजन तो है, मेटल प्लस ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसके साथ ही हाइड्रोजन भी आ गया है, तो वो क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। मेटल प्लस वाटर, यहाँ देखो इक्वेशन के माध्यम से मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला है मेटल ऑक्साइड, उसको वापस से हम लोग वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो फिर क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जा रहा है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे, बहुत ही आसान है भैया। देखो पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना दे रहा था, मेटल ऑक्साइड। इस सेगमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, जब मेटल को हम लोग H2O मतलब
वाटर से कराएंगे रिएक्शन, तो पहले तो मेटल ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, क्योंकि इस वाटर में भी ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड, और प्लस हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। और फिर कह रहे हैं अब क्या करो, ये जो मेटल ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिला है इसको वाटर से करा दो, मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर से करा दोगे तो हमको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। मेटल्स लाइक पोटेशियम, इन सब को तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है भाई, इस तरीके से छोड़ मत देना, जितनी भी रिएक्शन है उनको अपनी कॉपी में लिखो, याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब यहाँ देखो जो हम लोगों ने मेटल्स लिया हुआ था, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कोल्ड वाटर लिया था ना, तो कह रहे हैं जो पोटेशियम और सोडियम है ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आग लगा दिए हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। ध्यान रखो यहाँ पर एक वर्ड है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब होता है हीट रिलीज करना, ठीक है। ऐसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिससे हीट एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, अपने अंदर ही रह जाती है, तो इससे हीट एनर्जी वापस बाहर निकल रही है। एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, जो हाइड्रोजन गैस इससे निकलेगी तुरंत की तुरंत वहाँ पर आग लग जाएगी। यहाँ पर देखो उस रिएक्शन का यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो पोटेशियम प्लस ये क्या है, वाटर, पोटेशियम प्लस वाटर क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस हीट एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सोडियम को जब वाटर से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके बाद ये H2 गैस निकलेगी और हीट एनर्जी भी निकलेगी। तो ये सब फॉर्मूले रिएक्शन अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से भाई साहब लिखते रहो। आगे बस थोड़ा सा ही बचा है भाई साहब, तो पूरा ध्यान रखो। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। कह रहे हैं जो कैल्शियम हम लोगों ने मेटल लिया था वो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट एफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब जो इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है उससे कोई फायर नहीं कैच करने वाला, मतलब आग नहीं लगेगी। तो कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम को जब वाटर से हम लोगों ने रिएक्ट कराया तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें हीट एनर्जी बाहर नहीं निकल रही, ठीक है, क्लियर बात। या फिर कहो कि निकल रही है तो उतने वायलेंटली तरीके से नहीं निकल रही कि फायर वगैरह लगे। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। अब देखो कुछ और भी लिख रहे हैं, जैसे हम वहाँ पे कहते हैं कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर के सरफेस पर आकर के फ्लोट करने लग गए, तो वो है कैल्शियम मेटल। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। वो क्यों हो रहा है, कैल्शियम क्यों हमारा फ्लोट करने लग गया भाई साहब, यही क्वेश्चन तुम्हें इन टेक्स्ट या फिर एक्सरसाइज में मिलेंगे कि कैल्शियम को जब हम वाटर से रिएक्ट कराए थे तो कैल्शियम का मेटल आ करके सरफेस पे क्यों फ्लोट करने लग गया था, तो यही देखो, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो हमारा मेटल था उसके नीचे नीचे क्या हो गया, बबल्स का एक लेयर लग गई, तो जब बबल्स की एयर लग गई मतलब उसमें एयर आ गया, बबल्स उसमें लग गए तो उसके अंदर एयर भरी हुई है, तो एयर क्या होती है, हल्की होती, तो वो हमारे जो मेटल ऑब्जेक्ट एक है उसको ऊपर की तरफ धक्का दे देगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। वो बबल्स किस गैस के फॉर्म हुए हैं, हाइड्रोजन गैस के, ठीक। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो जो एक्टिविटी ऊपर पूछी गई है, एक्टिविटी ऊपर कराई गई, उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर इसमें दिए हैं, तो उसके आंसर तुमको अपनी कॉपी में भाई साहब लिखने हैं। कॉपी में ना लिखो तो अपनी जो बुक है, बुक में ही बगल में पेंसिल से लिख लो कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ऊपर की तरफ फ्लोट किया है। हाँ देखो, तुमको अगर ना समझ में आ रहा हम बोल क्या रहे हैं अंग्रेजी में, तुम फारसी समझते हो कभी कभी, तो ये देखो इस एक्टिविटी पर आओ, यहाँ पे लिखा है ना, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, तो इसके सामने ऐसे कैल्शियम लिख लो,
डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? तो बताना है तुम्हें भाई साहब, अभी बताया है कि कौन सा ऐसा मेटल था जो आग लगा दी वाला कांड कर दिया। ठीक, तो एक्टिविटी जितनी भी कराई गई है उसकी क्या है, उसके आंसर हम तुम्हें बता दिए हैं। अब तुमको अपनी कॉपी या फिर बुक में लिख करके शाम को हमें बताना है, और किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो हमसे पूछ लेना, और क्या ही कर सकते हैं तुम्हारे लिए भाई साहब। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कराया, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं किया, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट किया, हॉट वाटर से, और फॉर्म किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। मैग्नीशियम भी एक ऐसा मेटल है जो कि हॉट वाटर में ऊपर की तरफ क्या हुआ, फ्लोट करने लग गया, क्योंकि उस वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के बबल फॉर्म हो गए। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen. जो मेटल हैं हमारे जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तो ना तो हॉट वाटर से किए ना कोल्ड वाटर से किए, ये किए तो किससे किए, जो हम लोगों ने एपरेटस फॉर्म किया, और ये किए स्टीम से। यहाँ देखो जो हमारा H2O है, जो वाटर है वो किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। तो एल्यूमिनियम और जो हमारा आयरन है, जिंक वाला यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिया गया है, एल्यूमिनियम और आयरन का दिया गया है। तो ये हमारे वाटर से, वाटर इन द गैसियस फॉर्म से क्या हो गया, रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये तो बिल्कुल भी पानी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी रिएक्शन हुआ ही नहीं। ठीक बात। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने 2 टॉपिक देखा था उसको हमने कवर कर लिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि भाई साहब क्यों लंबी हुई है जान लो। ठीक है, इसको चाहते तो एक लाइन को हम एक बार आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी लाइन को कई बार हम समझाए हैं, अलग अलग भाषा में समझाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा केमिस्ट्री जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, तो ठीक है, 41 मिनट 42 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अब तुम्हारे पास काम क्या रहेगा, प्रॉपर रीडिंग कर डालो, प्लस जो एक्टिविटी किए हो, एक्टिविटी के क्वेश्चन हमारे वही जब रीडिंग करोगे तुम तो तुमको मिलते जाएंगे। ठीक, तो उसको कर लेना, प्लस जितनी भी ये हम तुम्हें रिएक्शन बताए हैं इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। पहले मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, फिर अलग अलग जितने भी मेटल तुमको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए हैं उसको लिख लो। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जितने भी मेटल का वाटर से रिएक्शन हुआ ये सब लिख लो, तो अच्छे तरीके से लिख लो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे कि जब फेरस तुम्हारा हाइड्रोजन से होगा, फेरस तुम्हारा वाटर से होगा, रिएक्ट होगा, तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा। तो जितनी बार इसकी प्रैक्टिस किए रहोगे उतना बता लोगे। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में जरूर बताओ। आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।